नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए बीएससी बीकॉम में प्रथम सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक को करिकुलर कोर्स पढ़ना पड़ता है। आप बीए में एडमिशन लिए हैं तो भी, बीएससी में, बीकॉम में या बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, सभी में आपको एक पेपर जो होता है को करिकुलर वाला उसको देना ही होता है। को करिकुलर का मतलब होता है अनिवार्य पेपर या अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम। इसका मतलब एक प्रकार से आपको उन चीज़ों से अवगत करवाना होता है या उन चीज़ों के बारे में जानकारी देनी होती है जिसकी आपको भविष्य में ज़रूरत होती है, या जानकारी वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होती है आपके भविष्य के जीवन के लिए, आपके भविष्य के जीवन को और अच्छा बनाने के लिए। चूँकि आप प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में। फूड माने होता है भोजन, ठीक है, और न्यूट्रिशन माने होता है पोषण, और हाइजीन माने होता है स्वच्छता। यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इसका मतलब कि खाना क्या होता है, खाना कैसे खाना चाहिए और खाने में क्या क्या खाना चाहिए, खाने में कब कब क्या क्या खाना चाहिए, किस स्थिति में किस व्यक्ति को कौन सा खाना खिलाना चाहिए, खाने में कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, वो चीज़ न्यूट्रिशन डिसाइड करती है। यानी खाने में कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, वसा कितनी होगी, प्रोटीन्स कितने होंगे, खनिज लवण कितने होंगे, विटामिन्स कैसे होंगे, जल की मात्रा कितनी होगी, और इन सभी की अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग उपयोगिता होती रहती है शरीर के लिए। तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में आप प्रथम सेमेस्टर में समझेंगे। अब जब आप द्वितीय सेमेस्टर में जाओगे तो द्वितीय सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे, आप द्वितीय सेमेस्टर में पढ़ोगे भैया क्या, आप पढ़ोगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में। यानी शरीर में कोई रोग हो जाए, कैसे रोग होता है, रोग का निदान कैसे होता है, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आप जानेंगे। किसी व्यक्ति को अचानक से कोई दिक्कत आ जाए तो उस दौरान डॉक्टर के आने से पहले आप कौन सी चीज़ें करेंगे या क्या काम करेंगे, वही प्राथमिक चिकित्सा में आपको सिखाया जाएगा। तो सेकंड सेमेस्टर में वो पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आप ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में जानेंगे, यानी कि मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो आप फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में समझेंगे। तो कहीं ना कहीं पे फिफ्थ सेमेस्टर में आप जाएंगे तो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ेंगे। जब आप सिक्स सेमेस्टर में जाओगे तो आप कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ोगे। कुल मिलाकर के छयों सेमेस्टर में एक एक को करिकुलर पेपर आपको देने होंगे। यह एक प्रकार से आपके भविष्य को इतना उज्जवल बनाएगा, इतना अच्छा बनाएगा कि इससे पहले बीए के क्षेत्र में आपने ये सिलेबस नहीं पढ़ा होगा। अब बीए में भी आपको कंप्यूटर और डिजिटल अवेयरनेस के बारे में जानना है। आपको एक प्रकार से एनालिटिक एबिलिटी यानी रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा बीए में। अब आप सोचो कितने हद तक एक प्रकार से पेपर पैटर्न में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है, 2022 में लागू हुई, वैसे ये बन गई थी 2020 में ही, लेकिन लागू हुई 2022 में, और तब से बड़ी ज़बरदस्त प्रक्रिया के तहत एग्जाम हो रहे हैं। और पिछले 2-3 वर्षों के पेपर एक प्रकार से मैं एनालिसिस कर चुका हूं। कौन कौन से प्रश्न आते हैं ये भी हमारे दिमाग में चलते हैं, किस विश्वविद्यालय में कौन से प्रश्न पूछे गए थे ये भी हमारे दिमाग में चलते रहते हैं जब मैं आपको बताता हूं। तो अब हम एक प्रकार से जो आज का वीडियो है ये चैप्टर नंबर 1 है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको चीज़ों के बारे में बताया कि आखिरकार अनिवार्य प्रश्न पत्र हम क्यों देते हैं, या एक प्रकार से जो एग्जामिनर होते हैं या जो प्रोफेसर्स होते हैं क्यों उन्होंने एक प्रकार से इस सिलेबस को रखा हमारे में रखा, चूंकि जरूरी है हमारे भविष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए। आप बीए करो, बीएससी करो, बीकॉम करो, डोंट मैटर, लेकिन आपको ये चीज़ें जरूर पढ़नी पड़ेंगी। इसमें फेल नहीं होना है, इसको पास ही करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसको पास करने, इसमें देखें 100 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। किसी किसी विश्वविद्यालय में 75 क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें से आपको जो है 65 क्वेश्चंस या कुछ प्रश्न आपको करने को लिए बोलते हैं, ठीक है, और 100 में से 75 प्रश्न करने को लेकर के कुछ विश्वविद्यालय में 100 में 100 करने के लिए बोला जाता है। तो इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होती है, तो कोई आपको दिक्कत की बात नहीं। अगर आप हमारे पूरा का पूरा सिलेबस में बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में को करिकुलर मास्टर चैनल पर, यानी इसी चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दूं कि यहाँ पर हर एक चैप्टर की वीडियो मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 1 दिख रहा है, 1 का मतलब है ये पहला चैप्टर है। अब पहले चैप्टर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनको मैं इसमें रखूँगा और उस पर विस्तार से चर्चा भी करूँगा, ताकि कहीं से कोई फॉल्ट ना आए और एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आपका ना छूटे। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस सेम ही हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस, सब में यही आएगा। और मैं प्रयास करूँ कुछ इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको पढ़ना क्या है,
फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन के बारे में, यानी कि खाद्य पोषण और स्वच्छता, बीए बीएससी बीकॉम बीएससी एजी बीएससी होम साइंस का सेमेस्टर नंबर 1। ठीक है, सेमेस्टर नंबर 1। अब यहाँ पर जब सेकंड चैप्टर आएगा तो उसमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, ये स्थान जहाँ पर आपको दिख रहा है सेकंड चैप्टर में आपको यहाँ पर 2 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, फिर थर्ड में यहाँ पर आपको 3 लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे 4 लिखा हुआ मिलेगा, फिर 5। तो इस तरीके से हम कई चैप्टर्स के माध्यम से, मैंने आपको सिलेबस एक प्रकार से डिस्कस किया हुआ है, वो भी आपका पढ़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर सिलेबस मिलेगा, फिर उससे नीचे चैप्टर 1, फिर 2, इस तरीके से पूरा का पूरा हम लोग संपूर्ण चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्दी। फिर उसके बाद में मैं मॉडल पेपर दूंगा, प्रैक्टिस सेट दूंगा, ठीक है, और महासंग्राम रिवीजन क्लास दूंगा। तो बिल्कुल अब की बार इतनी मेहनत से मैं पढ़ाने वाला हूं कि आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा भाइयों। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ अभी से और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि आखिरकार इसमें हमको पढ़ना क्या है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। 24, 25, 26 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हालांकि एक प्रकार से ये जो आपकी दिसंबर और जो है 2024 दिसंबर और 25 में जो जनवरी फरवरी मार्च तक परीक्षाएं आपकी होंगी, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि अब की बार बहुत जल्दी परीक्षाएं करवा ली जाएंगी। अब आइए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपके चैप्टर नंबर 1 से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं हम। चैप्टर नंबर 1 का आपके नाम क्या है भैया? चैप्टर नंबर 1 के आपके नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी आहार एवं पोषण का संप्रत्यय या एक प्रकार से अवधारणा। ठीक है, पूरा विस्तार से हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे, हर एक चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पहला प्रश्न, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए विटामिन जो होते हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले जाने विटामिन करते क्या हैं। विटामिन जो करते हैं यह रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर में क्या होती है, एक इम्यूनिटी पावर होती है, इम्यूनिटी सिस्टम होती है। एक एड्स रोग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, HIV जो संक्रमण होता है वो जब अटैक करता है तो क्या करता है, वो इसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। इससे क्या होती हैं, आपके शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। कई प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं HIV वायरस की वजह से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये विटामिन क्या करते हैं हमारे शरीर में, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करते हैं। किसका? रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है इसी का क्या करते हैं, इसी का विकास करते हैं। कौन करता है विकास? ये लोग कौन करते हैं, विटामिन्स करते हैं। विटामिन्स कई होते हैं, कुछ विटामिन्स होते हैं जो जल में घुलते हैं, अभी मैं समझाऊंगा, जल में घुलते हैं, और कुछ वसा में घुलते हैं। अब ये वसा क्या है, वसा माने इसे तेल हो गया, तेल आपका हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, क्या हो गया भैया, मक्खन हो गया, ये सब आपके वसा होते हैं। जल तो आप लोग जानते हैं, जल तो कुछ विटामिन, जैसे जल में घुलनशील विटामिन की अगर बात की जाए, देखिए वसा में घुलनशील विटामिन की मैं पहले बात कर लूँ तो जल में अपने आप निकल आएगा। देखिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है, कीड़ा, ऐसे ध्यान रखिए कीड़ा। जब आप एक कीड़े को जल में एक गिलास पानी आप ले लो, ठीक है, मैं ट्रिक के माध्यम समझा रहा हूँ। एक गिलास पानी आपने ले लिया, ठीक है, और एक गिलास आपने तेल ले लिया। अब जब हम इसमें पानी भरे हैं और इसमें तेल भरे हैं, अब मैंने क्या किया, एक प्रयोग करना चाहा कि हमने क्या किया, इस जो है कीड़े को, एक कीड़ा मान लेते, कीड़ा है, कीड़ा कोई कीड़ा हो गया, ठीक है, काकरोच या कोई कीड़ा, मैंने इस कीड़े को क्या किया, इस जो है जल से भरे पात्र में डाला, तो ये क्या करेगा, इसी में तैरने लगेगा। कीड़ा आप देखते हैं तैरने लगता है, ठीक है, लेकिन जब उसी कीड़े को आप वसा में डालोगे, वसा युक्त जो है आप ग्लास में डालोगे, तो ये कीड़ा क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा या उसी में फंस जाएगा। यानी कि वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कीड़ा विटामिन है। कीड़ा में विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी ये 4 विटामिन जो हैं ये वसा में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील नहीं हैं। और बाकी सारी विटामिन जो बच रही, खास करके विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब आपके जल में घुलनशील हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो नींबू का रस जल में घुल जाता है, बिल्कुल घुलता है भाई, घुल जाता, तभी जल हम शरबत बना के पीते हैं। तो जब जल घुल जाता तो विटामिन सी यहाँ पर है, यानी विटामिन सी में ही एक प्रकार से नींबू पाया जाता है, ये बात आप ध्यान, यानी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे आपको विटामिन ए की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से मिलेगा, पीले पदार्थों में, जैसे आम में हो गया, पपीता में हो गया, ठीक है, इन सभी में विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी जो है इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में खूब बनेंगे, तो आपको कहीं पर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर
इस पूरे के पूरे चैप्टर्स को समझ लेंगे, मैं सारे चैप्टर्स को बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा। तो प्लीज़ मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना महोदय। आप बीएससी में हो, बीकॉम में हो, बीएससी एजी में हो, आपके लिए मैंने ये चैनल पर्टिकुलर को करिकुलर विषय के लिए ही बनाया है। अब आप सोच सकते हो कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, आपके समझ में तो आ रहा होगा। ये रोग प्रतिरोधक जो क्षमता, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर या इम्यूनिटी सिस्टम। तो इम्यूनिटी को हमारी स्ट्रांग करती है विटामिन। इसके कारण से क्या होता है, हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम। यानी कि जैसे मान लेते कोई रोग आएगा, जैसे बुखार हमारे शरीर में होने को आ रहा है या बुखार हो गया, अब बुखार से लड़ेगा कौन, हमारी इम्यूनिटी पावर लड़ेगी। हमारा एक प्रकार से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बुखार से लड़ेगी, फाइट करेगी, तलवारबाजी करेगी। कहाँ गया बुखार, तो भाग यहाँ से, बुखार को यहाँ से मार पीट के भगा देगी। लेकिन जब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत ना रहे तो क्या हुए भैया, हम जो बुखार होगा वो जीत जाएगा और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होगा पराजित हो जाएगा और बुखार हम पर हावी हो जाएगा और हम बीमार ही पड़े रहेंगे। समझ रहे हैं चीज़ों को ना। यानी कि बीमारी जो होती है वो कम होगी अगर विटामिन आपके शरीर में ठीक ठाक होती है। इसीलिए भोजपुरी का एक गाना बड़ा फेमस है कि दूबर पातर पियवा में विटामिन की कमी है। अब विटामिन की कमी है, वहाँ विटामिन की कमी नहीं, विटामिन से कोई दुबला पतला नहीं होता है, विटामिन से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है अंदर से। अब लेकिन उनको कैसे पता चला कि भाई विटामिन की कमी है, ये गाना वैसे बना दिया। विटामिन की कमी से लोग दुबले पतले नहीं होते हैं, वसा की कमी होती है या उनमें ऊर्जा या खाना सही से नहीं मिलता है उनको, ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट्स और वसा या प्रोटीन्स उनमें नहीं होती है, तो व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। लेकिन विटामिन्स की कमी से रोग होते हैं शरीर में, खनिज लवण की कमी से क्या होते हैं, रोग होते हैं। तो ये गाना जो बनाए हैं भोजपुरी वाले, ये एक प्रकार से जो है ये थोड़ा सा अगर सोचते, थोड़ा वैज्ञानिक पर्पस थे तो शायद ये बताते कि दूबर पातर पेवा में प्रोटीन की कमी है या जो है वसा की कमी, थोड़ी सी वसा मोटापा बढ़ाता है, फैट को बढ़ाता है। ठीक है, हालांकि इस पर नहीं जाते हैं, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ से आपके कितने प्रश्न तैयार हुए, लगभग आपके 20 प्रश्न आपके एक क्वेश्चन से मैंने तैयार करवा दिए। पहली बात देखिए, विटामिन नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन सी कहाँ पर पाया जाता है, सबसे पहली बात खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा प्रश्न पूछा गया है कि बताएं कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, यानी दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता भैया, तो विटामिन सी ही है जो दूध में नहीं पाया जाता। अगर दूध में विटामिन सी पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा। विटामिन सी चूंकि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और जब विटामिन सी और लैक्टिक एसिड मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा। इसीलिए जब एक प्रकार से मट्ठा डालते हैं दूध में तो वो फट जाता है और इस तरीके से वो दही बन जाता है। ठीक है, समझ रहे चीज़ों को ना। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन है, अच्छा बी विटामिन जो है, विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B1, B2, B3, B12, B11, ऐसे कई विटामिन हैं। ठीक है, तो ये सब विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जबकि एक प्रकार से जो कीड़ा विटामिन है ये जल में घुलनशील नहीं है, ये वसा में घुलनशील है। वसा माने तेल, घी, मक्खन, ये सब। तो निश्चित तौर पर आपके समझ में पूरा का पूरा सिनेरियो आया होगा कि ये है क्या बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को मैं समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। देखिए, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी की कमी से आपका मतलब नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी नाम का रोग होता है। कौन सा रोग, स्कर्वी रोग। विटामिन बी की अगर बात की तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी नाम का एक रोग होता है। बेरी नाम का रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। अच्छा, रही बात विटामिन डी, तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन मतलब कि ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाने वाला मात्र एक विटामिन है। तो सूर्य के प्रकाश से पाया जाता सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है विटामिन डी का। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। कौन सा रोग भैया, रिकेट्स नाम का रोग, या सूखा रोग भी आप कह सकते हैं। सूखा रोग जो होता है वो भी विटामिन डी की कमी से ही होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रही बात विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी नाम की रोग हो जाए, रतौंधी रोग। ठीक है, क्या रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी मतलब क्या होता है, जैसे शाम के टाइम में, जैसे जो गौधरिया कहते हैं ना जिसको, यानी शाम की मीटिंग में ऐसे 6-7 बजे जैसे थोड़ा सा अंधेरा होगा, सूर्य भगवान जैसे लुप्त होंगे, उसके बाद में दिखना नहीं प्रारंभ, मतलब कि दिखेगा नहीं। कोई मिला करके मतलब ये है कि जो है थोड़ा अंधेरा होगा तो आपको
आगे दिखाई नहीं पड़ेगा, उसी को रतौंधी बोलते हैं। तो इसके लिए अगर विटामिन ए की कमी है और आज शाम मीटिंग में आपको कम दिखता है तो आप क्या करो, आप आम खाओ, इस समय सीजन चल रहा है, बढ़िया सफ़ेदा और जो है चौसा दशहरी आम ऐसा ही खाओ, हालांकि पीला आम खाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये नहीं होगा, क्लियर। इसके अलावा रतौंधी एक प्रकार से जो होती है, ये जैसे पपीता आप खाएं, आम खाएं, मतलब पीले पदार्थों में, पीले फलों में, बेसिकली पीली सब्जियों में आपको एक प्रकार से इसकी पूर्ति होती है विटामिन ए की। तो कुल मिलाकर के यहाँ से कई प्रश्न और भी मैंने आपके तैयार करवा दिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन से, बुखार में व्यक्ति को दिया जाता है कैलोरी युक्त भोजन। कैलोरी मतलब कि जहाँ जिसमें ऊर्जा होती है, ऊर्जा मतलब कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट युक्त या अधिक तेल से युक्त, यानी कि वसा ज़्यादा दी जाती है, या एक प्रकार से वसायुक्त भोजन या गरिष्ठ भोजन। अब बताएं इसमें क्या दिया जाता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे कि बुखार में व्यक्ति को कौन सा भोजन दिया जाता है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो बुखार की स्थिति में उसको कौन सा भोजन देते हैं, तो उसको कैलोरी युक्त भोजन देते हैं। क्या देते हैं? ऊर्जा युक्त भोजन देते हैं, ताकि एक प्रकार से उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन से आप देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कुपोषण, कु माने होता है ठीक ठाक पोषण नहीं, सुपोषण मतलब होता है अच्छा पोषण, जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं, उसको सुपोषण कहते हैं, ठीक है। और कुपोषण वो होता है जिसमें एक प्रकार से पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं रहते हैं, कुपोषण, ठीक है, वही होता है। तो कुपोषण मतलब कि एक प्रकार से ऐसा पोषण या ऐसी खाने की व्यवस्था जिसमें सारे के सारे पौष्टिक तत्व न रहे। 6 पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लिख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है। दूसरा होता है वसा, ये भी शरीर को ऊर्जा देता है और शरीर को मोटा चिकना बनाए रखता है, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं शरीर की मसल्स वगैरह बनाते हैं और ऊतक और कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। विटामिन्स और खनिज लवण जो होते हैं, विटामिन्स और एक प्रकार से जो खनिज लवण, जैसे खनिज लवण में क्या होता है आपका, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, या आयोडीन हो गया, खनिज लवण। तो विटामिन्स और खनिज लवण जो होते हैं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, इन्हीं की कमी से शरीर में रोग होता है। और छठा आपका होता है जल। इस तरीके से 6 पोषक तत्व होते हैं, 6 का अलग अलग काम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये 6 पोषक तत्व अगर उचित मात्रा में किसी भोजन में विद्यमान रहते हैं, किस व्यक्ति को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना वसा चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना खनिज लवण चाहिए, अगर उसके भोजन में उसके बॉडी क्षमता के अकॉर्डिंग भोजन में विद्यमान चीज़ें होती हैं तो वही सुपोषण कहलाता है। अगर ये चीज़ें उचित मात्रा में नहीं रहती शरीर के अकॉर्डिंग तो वही कुपोषण हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न है कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है? देखिए, निर्धनता के कारण से व्यक्ति भी कुपोषित होता है, क्योंकि भाई उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो सारे पोषक तत्वों की से युक्त भोजन को खा पाए। तो पहली बात ये। दूसरी अशिक्षा भी होती है, यानी कि व्यक्ति जब नहीं जानता कि क्या क्या चीज़ें होती, कैसे खाना चाहिए, तो भी दिक्कत आती है। और मिलावटी पदार्थ खाने से भी दिक्कत आती है, यानी कि कुपोषण के लिए ये सारे के सारे कारण उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी कारण उत्तरदायी हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रोगी को अधिकतर किस प्रकार का आहार दिया जाता है? बताएं, रोगी को अधिकतर किस प्रकार का आहार दिया जाता है? शक्ति या क्षमता से युक्त, या वसा युक्त, या फिर अत्यधिक मसालेदार, या फिर उपरोक्त सभी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसी रोगी व्यक्ति को एक प्रकार से अत्यधिक मसालेदार भोजन नहीं देना चाहिए, ठीक है, वसा युक्त भोजन भी नहीं। वसा मतलब कि फैटी भोजन, तेलीय पदार्थ नहीं देना चाहिए। इसीलिए जब भी बुखार होता है तो समोसा खाने से लोग मना कर देते हैं, तो ये सब नहीं खाना चाहिए। शक्ति और क्षमता से युक्त भोजन एक प्रकार से आपको देना चाहिए, जिससे आपको पावर मिले, एनर्जी मिले। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। पांचवा क्वेश्चन आ चुका है महोदय। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं रुकनी चाहिए, लाइक आप करते रहे भाई, फटाफट से आप लाइक कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इसे मेहनत करता रहूँगा, हर एक चैप्टर को मैं बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक होता है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोज, या वसा, या फिर संतुलित आहार? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? बिल्कुल, देखिए, प्रोटीन अकेले शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाएगा, ना ही वसा अकेले रख पाएगी, ना ही कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इन सभी का समन्वय होना चाहिए। और इन सभी का समन्वय किस में होता है? संतुलित आहार में होता है। संतुलित आहार को बोलते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें सभी पदार्थ
खाने में हो और उचित मात्रा में हो और बॉडी के अनुकूल हो, शरीर के अनुकूल हो, ठीक है, वो होता है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में शरीर को स्वस्थ रखने की क्षमता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता है कितनी? तो शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को कैलोरी की कितनी आवश्यकता है, फटाफट से आप बताएंगे। 2300 कैलोरी ऊर्जा, 3600 कैलोरी या 3900 या 3000। यानी एक व्यक्ति जो शारीरिक श्रम करता है, यानी कि कुदाल चलाता है, मेहनत करता है, फरुहा चलाता है या बहुत मेहनत करता है, एक किसान है जो कि बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, खेतों में मजदूर है कोई, वो काम कर रहा है, तो उसको एक प्रकार से एक दिन में 3600 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। कितनी कैलोरी? 3600 कैलोरी। कैलोरी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है कैलोरी, ठीक है, से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के अलावा वसा से भी कुछ कैलोरी मिल जाती है और कुछ कैलोरी प्रोटीन से भी मिल जाती है शरीर को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मिलती है शरीर को कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। चूँकि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाए जाते हैं? अनाजों में पाए जाते हैं, और हमारे भोजन का जो लगभग आपका 80% से अधिक हिस्सा होता है उसमें अनाज का प्रयोग हम करते हैं, इसीलिए शरीर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की वजह से ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 4 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। 1 ग्राम आप वसा खाएंगे तो उससे 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो उससे भी एक प्रकार से आपकी 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से एक ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा जो होती है दुगनी ऊर्जा देती है। आप तेलीय पदार्थ, तो इसीलिए प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं कि बताओ भैया कि अगर एक पूड़ी आपको खिलाई जाए और एक रोटी खिलाई जाए तो आपको ऊर्जा किस में ज़्यादा मिलेगी? तो आपका प्रश्न क्या है कि अगर एक पूड़ी आपको मिल जाए, पंडित जी वाली पूड़ी बढ़िया सी, ठीक है, घी में तली हुई, और एक रोटी मिल जाए, तो किस में ऊर्जा आपको ज़्यादा मिलेगी, पूड़ी में कि रोटी में? अब ये प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा नहीं, लेकिन आप जानो, किसी से आप पूछ सकते हो जो ज़्यादा अपने आप को पढ़ाकू बनता हो, तो परेशान हो जाएंगे तो कुछ देर के लिए। पूड़ी में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि पूड़ी में वसा भी मिलती है और आपका कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, और जब वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल जाएंगे तो ज़्यादा ऊर्जा होगी। और रोटी में केवल आपका एक प्रकार से वसा ही रहेगी, मतलब कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा, वसा नहीं रहेगी। क्लियर? तो 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है एक दिन में एक मजदूर या एक काम करने वाले व्यक्ति को, जो ज़्यादा काम करता है, शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, किस आहार को संपूर्ण आहार आप कह सकते हैं? देखिए, फल को आप नहीं कह सकते, ना तो दही को, ना ही मांस को, ये संपूर्ण आहार नहीं है या पूर्ण आहार नहीं कह सकते। आप दूध को संपूर्ण आहार या पूर्ण आहार की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा जो होता है जब वो एक प्रकार से जन्म लेता है तो मात्र दूध पीता है, और दूध में सारे के सारे तत्व पाए जाते हैं। दुनिया का कोई तत्व ऐसा नहीं जो दूध में ना पाया जाता हो, मात्र एक तत्व को छोड़ करके। वो तत्व है कौन? जो है आपका विटामिन सी। इसीलिए विटामिन सी को लेकर के प्रश्न पूछा था, ये जो है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कई विश्वविद्यालयों में। तो आप जाने दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन से, संतुलित आहार वह है, क्या है? जिसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो, बिल्कुल, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और उचित अनुपात में हो, सुपाच्य, आकर्षक और रुचिकर हो, बिल्कुल, जिसमें उपयुक्त सभी बातें, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसमें सभी बातें होनी चाहिए, यानी कि उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो, ठीक है, जिसमें पोषक तत्व जो हो, यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सब उचित मात्रा में हो और उचित अनुपात में हो, बिल्कुल ठीक है। सुपाच्य हो, ऐसा भोजन जो कि हमारे पेट के लिए पचने योग्य हो, आकर्षक हो, दिखने में अच्छा हो, रुचिकर हो, खाने के योग्य हो, और जिस व्यक्ति के लिए बनाया गया हो उसको पसंद भी हो। तो संतुलित आहार में सभी चीज़ें शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले, 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है भैया। 9वां नंबर प्रश्न है, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है? पोषक तत्वों को कितने समूहों में विभाजित किया गया भैया? तो पोषक तत्वों की अगर बात की जाए तो पोषक तत्वों को वैसे तो बांटा गया कितने समूहों में? वैसे बांटा गया 6 समूहों में, ठीक है। 6 समूहों में पोषक तत्वों को बांटा गया। कौन कौन से तत्व हैं पोषक तत्वों में? कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, वसा हो गई, ठीक है, जल हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, ठीक है, खनिज लवण हो गया, इसके अलावा एक और बच रहा आपका विटामिन्स, ठीक है। तो ये 6 पोषक तत्व आपके हो गए, तो इस 6 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10वां प्रश्न है, वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? पोषण कौन करता है? वसा, भोजन, कैलोरी या जल? देखें, जल, कैलोरी और वसा ये अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भोजन होता है, भोजन में चूँकि वसा, यानी ये 6 भोजन में 6 पोषक तत्व जो होते हैं, जो मैंने बताया, वसा, कैलोरी सब, यानी कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब एक प्रकार से भोजन में पाए जाते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भोजन जो होता है वो वह पदार्थ होता है जो मानव शरीर का पोषण करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। चले, जितने भी लोग देख रहे हैं आप कमेंट करके बताओ क्या यह लेक्चर अच्छा लग रहा है। अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताओ। जितना ज़्यादा कमेंट और लाइक आएगा उसी तीव्र गति से, उसी वेग के साथ, उसी एनर्जी के साथ मैं आपको आगे पढ़ाने का प्रयास करूंगा और तहलका मचा दूंगा पूरे के पूरे यूट्यूब पर। अगर आप साथ दें भाई तो मैं लगातार आपके लिए मेहनत करता रहूंगा। परीक्षा के अंतिम समय में आपको बता दूं कि आपके लिए महासंग्राम रिवीजन क्लास 2-2, 3-3 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें आप आएंगे और आप उत्तर बताएंगे, मैं लगातार उनके जवाब दूंगा और आपकी और हमारी रेस चलेगी, उसमें कंपटीशन चलेगा। आपने क्या पढ़ा, आपसे मैं क्वेश्चंस करूंगा, आप उसके उत्तर देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अभी जुड़े रहेंगे, जितने अधिक मात्रा में संख्या में सभी दोस्तों को जोड़ पाए जोड़ें प्लीज। चले, 11वां क्वेश्चन आ चुका है। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 5 या 4 बताएं। पोषण की कितनी अवस्थाएं होती, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो पोषण की 4 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, बताएं। यानी कि जब पोषण शरीर को कितना चाहिए, उसकी शरीर की नीड्स कितनी है, आवश्यकता कितनी है, उस आवश्यकता के अनुकूल, अनुकूल माने होता है कि ठीक ठाक जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती? कुपोषण नहीं, अरे अपर्याप्त पोषण नहीं, सुपोषण कहलाती, बिल्कुल सुपोषण कहलाएगी। लेकिन जब पोषण शरीर की आवश्यकता के प्रतिकूल होता है तो ऐसी स्थिति या तो अपर्याप्त पोषण होगी या कुपोषण होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है 13 नंबर, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 13वां प्रश्न है आपका, रक्त अल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? देखिए, रक्त अल्पता, रक्त माने ये देखिए, इस शब्द को अगर हम अलग करें, रक्त अल्पता, रक्त अल्पता, ठीक है, रक्त अल्पता, अल्पता का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, कमी। रक्त माने क्या होता है? खून। खून माने क्या होता है? ब्लड। ठीक है, यानी कि खून की कमी, ये किस तत्व की कमी से होता है? बिल्कुल लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है। किससे? लौह तत्व यानी आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है। किससे? आयरन से। आयरन किस में पाया जाता है? पालक में। किस में पाया जाता है भैया? आयरन पाया जाता है पालक में। इसीलिए हरी पत्तेदार सब्जियों में, हरे साग में आपको आयरन मिल जाएगा। तो इसीलिए एक प्रकार से जब आपके रक्त अल्पता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रक्त अल्पता को अंग्रेजी में बोलते हैं एनीमिया रोग। क्या बोलते हैं भैया? एनीमिया रोग बोलते हैं। ठीक है, रक्त अल्पता को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इसी को एनीमिया रोग बोला जाता है, एनीमिया। तो आपसे कभी कभी रक्त अल्पता ना पूछ करके आपसे पूछ लेगा एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो आप बताएंगे आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयरन या लौह तत्व, आयरन या लौह तत्व, आयरन, आयरन या लौह तत्व, यानी कि जो लोहा होता है, आयरन होता है, शरीर में इसकी बड़ी उपयोगिता होती है। इससे क्या होता है? जैसे पालक में आयरन खूब पाया जाता है, इसीलिए हफ्ते भर में चाहे एक आधे बार पालक का साग खा लें, इससे आपको खून की कमी का महसूस नहीं होगा, पीलिया जैसे रोग नहीं होंगे, और भी तमाम प्रकार के एनीमिया या रक्त अल्पता रोग जो होगा नहीं होगा। ठीक है, एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना। समझ गए चीज़ों को? तो ये रहा एक प्रकार से, यहाँ से कई प्रश्न आपके तैयार हो। रक्त अल्पता रोग को एनीमिया भी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये किसकी कमी से होता है? तो लौह तत्व की कमी से, यानी कि आयरन की कमी से होता है। तीसरी प्रश्न कि रक्त अल्पता रोग जो होता है तो उसमें क्या खाना चाहिए? पालक खाना चाहिए। आपसे पूछे लौह तत्व का जो एक प्रकार से जेन्युइन स्रोत है या अच्छा स्रोत है कौन सा है? पालक है। ठीक है, या हरे साग हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। क्लियर? तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। यहीं पर एक प्रश्न और आपको बता दूं, देखिए आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग? घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन क्या है? आयोडीन एक खनिज तत्व है, खनिज लवण है। ये एक प्रकार से जो आयोडीन होता है नमक में पाया जाता है, और अगर नमक आपका आयोडीन युक्त है तो आपको घेंघा नहीं होगा, लेकिन अगर आयोडीन की कमी है आपके शरीर में तो घेंघा हो जाएगा, गले पर जो लटक जाता है ऐसे। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें? आगे देखें, 14 नंबर क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 2 भी नहीं, 9। ये 9 जो होती है 1 ग्राम वसा से मिलती है। ठीक है, 9.1 कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा अगर कोई व्यक्ति लेता है, 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में एक प्रकार से 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सॉरी, कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? कुपोषण, क्वाशियोरकर या मैरास्मस या रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से होता है।
ठीक है, तो ये होगा नहीं, कोई नहीं तो होगा नहीं, यानी ये दोनों आपके कट गए। घेंघा रोग किससे होता है? आयोडीन की कमी से होता है। किससे होता है भैया? आयोडीन की कमी से होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बचा कौन आपका? ए वाला ऑप्शन लगा दें, मैरास्मस, यानी कि मैरास्मस रोग इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में आप क्वासियोरकर रोग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुपोषण, अगर आपको उचित मात्रा में कोई चीज़ भोजन नहीं मिलेगा, अगर आप कुपोषण होगा, आपका अच्छा पोषण नहीं किया जाएगा, तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? क्वासियोरकर या मैरास्मस रोग हो जाएगा, जिसमें आप दुबले पतले कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका क्वासियोरकर रोग। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। प्रश्न बहुत परीक्षा में पूछा गया है, 100% आपको बता दूं, यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, और बाहर से एक भी प्रश्न आपका आएगा नहीं। ठीक है, और जब मैं मॉडल पेपर्स दूंगा तो आपको और भी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। 16वां क्वेश्चन है, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा बताएं अधिक होनी चाहिए, एक समान मतलब एक असमान होनी चाहिए, या कम होनी चाहिए, या कम या अधिक, या कोई प्रभाव नहीं। एक समान यहाँ पर कर दें, एक समान होनी चाहिए। ठीक है, अब बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। बिल्कुल अधिक होनी चाहिए, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा कभी कभी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से पौष्टिक तत्व हैं। देखिए, प्रोटीन आपका पौष्टिक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट भी पौष्टिक तत्व है, 6 है, वसा भी है, विटामिन भी है, खनिज लवण भी है, और ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन लगा देंगे, ये सभी आपके पौष्टिक तत्व ही हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं? अपर्याप्त मतलब जब पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिलता तो उसकी कितनी स्थितियां होती हैं? 2, 3, 4 या 5 बताएं। तो अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, उसकी 2 स्थितियां होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखें, संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है कि भोजन में कोई गंदगी ना हो, भोजन चबाकर खाया गया हो, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि तत्व उपस्थित हों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही सी ऑप्शन, यानी संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है कि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि तत्व उपस्थित हों, तभी एक प्रकार से भोजन संतुलित भोजन कहा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, चलिए, आप सभी लोगों का बिल्कुल अच्छा करेक्ट आंसर आ रहा है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? दूध लेना, या मांस मछली लेना, या हरी सब्जियां खाना? तो केवल दूध खाने से भी अच्छा स्वास्थ्य आपका नहीं रहेगा, हरी सब्जियां बच्चों के लिए तो जरूरी है, हरी सब्जियां खाने से केवल, न मांस मछली खाने से। संतुलित आहार लेने से क्या होता है? आपका स्वास्थ्य जो होता है वो ठीक ठाक बना रहता है, चूँकि शरीर के अकॉर्डिंग आपको मिलता है वो चीज़ें। ठीक है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक किशोर लड़की, किशोर माने होता है यानी कि एक 12 साल से लेकर के 18 साल का लड़का या लड़की है, लड़के की बात बेसिकली की जा रही है, लड़के को कितने किलो कैलोरी लेनी चाहिए, मतलब कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक दिन में? तो एक बच्चे के लिए अगर बात करें जो कि 12 से 18 साल का है, उसको एक प्रकार से लगभग 2450 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा यहाँ पर अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए, पुरुष की अपेक्षा पुरुष को ज़्यादा कैलोरी होती है क्योंकि काम ज़्यादा करता है, स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन लगा लेंगे। अधिक वाला थोड़ा सा मैं उल्टा समझ गया था कि भाई पुरुष की अपेक्षा, मतलब थोड़ा सा मैं इसको समझ इसलिए नहीं पाया क्योंकि क्या हुआ कि मैं समझा कि भाई स्त्री की अपेक्षा पुरुष को अधिक होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बता दिया था। अभी ध्यान आया कि मैंने उल्टा बोल दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कम होनी चाहिए। ठीक है, पुरुष की अपेक्षा, देखिए पुरुष काम करने वाला होता है, पुरुष को ज़्यादा कैलोरी की या ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, स्त्री को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। आगे बढ़ेंगे, तो 20 नंबर आपका हो गया, ये भी हो गया संतुलित आहार, ये हो गया आपका, एक मिनट, ये आपका हो गया 2450 कैलोरी, एक किशोर लड़के को कितने किलो कैलोरी? 2450। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे भाई, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उचित मात्रा और उचित अनुपात में भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? कुपोषण नहीं कहलाता, आप अल्प पोषण भी नहीं, पर्याप्त पोषण या उत्तम पोषण क्या कहलाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। उचित मात्रा और उचित अनुपात में किया गया पोषण जो होता है वो क्या कहलाता? तो उसको बोलते हैं उत्तम पोषण, या इसी को सुपोषण बोल सकते हैं, या इसी को एक प्रकार से संतुलित आहार भी कह सकते हैं कहीं कहीं पर। 23 नंबर क्वेश्चन से, दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में 100% आता है। दालों में सबसे ज़्यादा वसा नहीं, ना तो ग्लूकोज मिलता है, ना ही खनिज लवण मिलता है, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 23 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है,
रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए आहार दिया जाता है, स्वस्थ लाभ के लिए उसको क्या कहते हैं? तो रोगी को कौन सा आहार दिया जाता है भैया? जो उसको स्वास्थ्य लाभ के लिए, ताकि कोई व्यक्ति है रोग से पीड़ित है, रोगी है, तो उसको उपचारात्मक आहार दिया जाता है। कौन सा आहार? उपचारात्मक आहार एक रोगी को दिया जाता है, ताकि एक प्रकार से उसका इलाज हो और अच्छे तरीके से वो एक प्रकार से स्वस्थ हो सके। तो यानी उपचारात्मक आहार किसको दिया जाता है? एक रोगी को दिया जाता है। एक रोगी को दिया जाने वाला आहार उपचारात्मक आहार कहलाता है। ठीक है, अलग अलग रोगों में अलग अलग तत्वों को जो कहते हैं ना, डॉक्टर रोके हैं हम इसको नहीं खाएंगे, तो वही चीज़ें। अगला प्रश्न 25 नंबर, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण यानी क्वालिटी और मात्रा यानी क्वांटिटी दोनों में अपूर्ण होता है, यानी क्वालिटी भी नहीं है और क्वांटिटी भी ठीक ठाक नहीं है, तो वह सिचुएशन क्या कहलाती है, या वह स्थिति जब गुण और क्वालिटी यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में एक प्रकार से कमी होती है जितनी आवश्यकता है उससे, तो उस पोषण को एक प्रकार से क्या बोलते हैं? उस पोषण को सुपोषण तो बोलेंगे नहीं। अब बताएं, अपर्याप्त पोषण बोलेंगे, कुपोषण या अल्प पोषण, क्या बोलेंगे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको बोलेंगे अल्प पोषण। क्या बोलेंगे? अल्प पोषण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन से, कुपोषण से क्या होता है? पेट बढ़ जाता है, कंधे झुक जाते हैं, या मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है। बताएं क्या होता है? कुपोषण से क्या होता है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। कुपोषण से जानते क्या होता है? मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 27 नंबर क्वेश्चन से, शरीर के लिए नियामक पदार्थ है। बताएं, शरीर के लिए नियामक पदार्थ, नियामक मतलब होता है शरीर को बनाने वाला, तो शरीर को बनाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? शरीर का नियामक पदार्थ कौन सा भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, कार्बोज और वसा ये ऊर्जा देते हैं शरीर को, ठीक है, ऊर्जा देते हैं। खनिज लवण रोगों से रक्षा करते हैं, विटामिन भी रोगों से रक्षा करते हैं। तो शरीर नियामक पदार्थ कौन सा? शरीर बनने में कितने जल का योगदान बहुत होता है। शरीर नियामक, शरीर को बनाने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन से 28 नंबर, संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है? संतुलित आहार लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है? स्वास्थ्य ठीक रहता है, भूख नहीं लगती ऐसा नहीं है, नींद नहीं आती, ऊर्जा मिलती है भी नहीं। इससे क्या होता है? स्वास्थ्य ठीक रहता है आपका। ठीक है, तो 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 29 नंबर, संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में होते हैं क्या? विटामिन और खनिज लवण, प्रोटीन्स और कार्बोज और वसा, ये सारे के सारे 6 पोषक तत्व जो होते हैं ये एक प्रकार से उचित मात्रा में होते हैं। उपयुक्त तो सभी पदार्थ संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में होते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, शाकाहारी स्त्री के आहार में कितनी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? मतलब किसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? मांस की। देखिए देखें, शाकाहारी है तो मांस और अंडा तो खाएगी नहीं, ये दोनों वैसे हटा दो। तो शाकाहारी स्त्री के आहार में किसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं? अनाज की या फिर एक प्रकार से दूध की। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें, किसकी मात्रा? आप इसमें देखें, शाकाहारी स्त्री के आहार में, देखिए क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर किसी सिचुएशन कोई नहीं दी गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप हटा दें 2 मिनट के लिए। ठीक है, यहाँ पर बोला था कि गर्भावस्था में क्या बढ़ाना चाहिए, या शैशवावस्था में, मतलब गर्भावस्था में या धात्री अवस्था में, यानी जब बच्चे का जन्म हुआ हो या बच्चा पेट में हो उस दौरान ऐसा प्रश्न। तो ये प्रश्न अभी पूछा नहीं गया, तो इसको हटा दें, ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन देखें, कुपोषण से बचने का क्या उपाय है? संतुलित आहार लेना। बिल्कुल, संतुलित आहार लेना कुपोषण से बचने का सबसे अच्छा उपाय है, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन से, विटामिन डी किस में पाया जाता है? सूरज की पहली किरण में, आंवला में, खीरा में या टमाटर में? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। सूर्य की पहली किरण में विटामिन डी जो होता है वो पाया जाता है। बिल्कुल, किस में पाया जाता है भैया? विटामिन डी में पाया जाता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है? सूरज की पहली किरण में। आप दोपहरिया में घमौनी करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब सुबह सुबह आप 6-7 बजे या 8 बजे एक प्रकार से बढ़िया सरसों का तेल लगा कर धूप में बैठो तो विटामिन डी आपको होगी। सूखा या रिकेट्स रोग जो होगा वो आपको नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने लगभग 32 क्वेश्चंस को समझा। 32 क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि लगभग इसमें हमने बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको दी है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही आपके दैनिक जीवन के लिए भी जानकारी ये जरूरी थी, जो मैंने आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताई। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप अच्छा कर पाएंगी। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहता हूं और ऐसे ही मेहनत भविष्य में करता रहूँगा। तो प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से मैं और वीडियोस आपको देता रहूँगा। अब कल का जो क्लास होगी या अगली जो क्लास होगी, ठीक है, अगली जब भी क्लास होगी
आपको इसी चैनल पर मिलेगी, जिसमें हम फूड न्यूट्रिशन के सेकंड चैप्टर के बारे में देखेंगे। सेकंड चैप्टर आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये 2 लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेकंड चैप्टर में, वैसे ज़्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, तो कुछ छोटे प्रश्न होंगे, मतलब ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, थोड़े से प्रश्न उसमें होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 3, 4 ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से लगभग हम कई जो है चैप्टर्स के माध्यम से आपको सारी चीज़ों को समझा देंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लगभग 22-23 चैप्टर्स के माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर कर देंगे, और समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, हर एक चीज़ आपको आसानी समझ में आ जाए, रटने की कोई ज़रूरत आपको ना पड़े, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दे। आपको एक प्रकार से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने सभी साथी को शेयर ज़रूर करें इस क्लास को, ठीक है। और कमेंट करके बताएं कि और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, सारी चीज़ें आप बताने का प्रयास करेंगे। वैसे सारी चीज़ें आपको समझ में आई हुई होंगी। धन्यवाद।